Hello students, today we are going to begin with a very interesting chapter that is limits. और लिमिट्स में जो चीज़ें आप स्टडी करोगे वो कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में भी आप यूज में लेने वाले हो एंड इट इज़ प्योरली ए कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, वेरी वेरी स्कोरिंग, समझ के करना, ठीक है. लुक एट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लिमिट्स में एंट्री नहीं मारने वाले हैं. वी नीड टू बी वेरी क्लियर विथ द बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि हमारी कमी वहीं रह जाती है. दो वी अंडरस्टैंड लिमिट होता क्या है, लेकिन अगर यहाँ कमी है तो आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है. एंड देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, किस कैलकुलेशन को हम अनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं और किसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू अप्लाई टू साइड्स लिमिट एंड व्हेन टू अप्लाई वन साइड लिमिट, ठीक है. ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है. अदरवाइज अगर क्लैरिटी नहीं है कि भाई सिर्फ एक साइड का लिमिट लेके आंसर निकल सकता है, अगर इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम कैलकुलेटिंग टू साइडेड लिमिट्स, ओके. अब हो सकता है बहुत से बच्चे जो लिमिट्स पहली बार कर रहे हो उनको वन साइड टू साइड की बात समझ नहीं आ रही होगी, तो डोंट बॉदर, वी आर गोइंग टू गेट इनटू इट. देन सम स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस, इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है. स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आप कहीं पे भी यूज में ले सकते हो. इज जस्ट दैट कोई भी फंक्शन है उसे हम अलजेब्राइक फॉर्म में एज एन इनफाइनाइट सीरीज लिखना सीखते हैं, और वो भी हर फंक्शन का आप नहीं लिख सकते. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, तो उन सब चीज़ों पे हमें नहीं जाना है. जिन सीरीज को याद रखना हमारा बेसिक जरूरत है वो लिस्ट को हम याद रखेंगे एज इट इज, और वो बने कैसे आई विल एक्सप्लेन यू. याद रखना आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है. देन एल हॉस्पिटल रूल, जिसे हम शॉर्ट में LH रूल कहते हैं, वो होता क्या है और कब कब हम उसका यूज ले सकते हैं, ठीक. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड लिमिट्स. ये हमें याद रखना है, बहुत लिमिटेड है, जब कभी भी इनका डायरेक्ट यूज हम ले सकते हैं, विल यूज देम. देन प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, यहाँ से यहाँ तक का आज हम कंप्लीट करेंगे. देन हैंडलिंग प्रोसेसेस फॉर डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, अगर हमारे कैलकुलेशन में कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है तो वहाँ से वैल्यू डिटर्मिन करने का एक फिक्स्ड रास्ता होता है. वो रास्ता डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए डिफरेंट होगा. अगर हमें उस चीज़ का पता चल जाता है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती. सो वी आर गोइंग टू कवर दैट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी मे कम अक्रॉस, ठीक है. विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स वन बाय वन. लेट्स जस्ट गेट इनटू बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन. हियर बेटा, डिवीजन बाय जीरो हम सबको क्लियरली पता ही है, जीरो से डिवीजन परमिटेड नहीं है. इट इज नॉट डिफाइंड. फाइन, डिफाइंड ही नहीं है, कुछ आगे करना ही नहीं है हमें, अनडिफाइंड इट इज. बट 1/0 प्लस, व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो प्लस, मीनिंग क्या है, जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, जीरो में कुछ ऐड हो रहा है. वो इतना छोटा सा है कि उसे मेंशन करने की हमें जरूरत फील नहीं होती. वी कॉल इट एज नेग्लिजिबली स्मॉल, ठीक है. तो अब आप बताएं 1/0 प्लस क्या रिजल्ट देगा. जैसे कि 1/001 हमें पता इट इज 100. अब मैं इसे और छोटा कर देती हूँ, ये आ जाएगा. इसे और छोटा कर दूं, ये आ जाएगा. और छोटा कर दिया, ये आ गया. आप देख सकते हो कितना फास्ट ये ग्रो कर रहा है. और जब ये बहुत 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 छोटा हो जाएगा तो ये बहुत 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 बड़ा आ जाएगा. सो वी कैन से व्हेन दिस विल अप्रोच जीरो, अप्रोच जीरो मतलब जीरो के बहुत पास है, जीरो में कुछ छोटा सा ही तो ऐड हो रहा है. सो दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल, देन दिस विल बिकम वेरी 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 लार्ज एंड वी कॉल इट एज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. माइंड इट, इन्फिनिटी के लिए कभी भी इक्वालिटी यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है. इट इज अप्रोचिंग वैल्यू, सो वी ऑलवेज से इट अप्रोचेस इन्फिनिटी. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिमिटिंग केस की तरह ही ये हैंडल हो रहा है. ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये भी अप्रोचिंग वैल्यू है, तो अप्रोचिंग वैल्यू को हम इक्वल टू अप्रोचिंग वैल्यू कह देते हैं. इज दैट फाइन. अब उसी तरह से बताएं रेसिप्रोकल ऑफ जीरो माइनस. जीरो माइनस का मतलब जीरो में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो अगर आप नंबर लाइन को देखें ना बेटा, जीरो, जीरो के इमीडिएटली राइट नेबरहुड में नंबर, उसे हम जीरो प्लस कहेंगे. इमीडिएटली लेफ्ट नेबरहुड में जो नंबर होगा उसे हम जीरो माइनस कहेंगे, ठीक है. तो अगर हम जीरो प्लस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो प्लस इन्फिनिटी आता है, और अगर हम जीरो माइनस का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी. बहुत 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 बड़ा वैल्यू होगा बट विथ अ नेगेटिव साइन, सो दैट बिकम्स माइनस इन्फिनिटी. परफेक्ट. नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी. रेसिप्रोकल ऑफ इन्फिनिटी आप यहीं से बता दो. अगर आप इनके पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो 1/infinity विल बिकम जीरो प्लस. तो अगर आपको एग्जैक्टली लिखना है तो आप जीरो प्लस कहेंगे. वैसे ये एक अप्रोचिंग वैल्यू है तो हम इसे डायरेक्टली लिख देते हैं जीरो. इट इज वेरी 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 क्लोज टू जीरो, और यू मे अंडरस्टैंड इट एज जीरो प्लस समथिंग. वो इतना छोटा सा है कि हम उसे अपने कैलकुलेशन में इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, एग्जैक्टली जीरो बाई एग्जैक्टली जीरो, और हमें पहले ही क्लियर है डिवीजन बाय जीरो अनडिफाइंड बन जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, ठीक है. सो दिस इज नॉट डिफाइंड. देन जीरो
ये एग्जैक्टली जीरो है, दिस इज अप्रोचिंग जीरो। तो अप्रोचिंग जीरो मतलब नेबरिंग वैल्यू, ओके, राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, आप कोई भी ले सकते हैं। तो एग्जैक्टली जीरो अपॉन 0.00001, तो एग्जैक्टली जीरो को अगर आप एक नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जीरो ही तो आता है। फाइन, नेक्स्ट अप्रोचिंग जीरो अपॉन एग्जैक्टली जीरो, ये बच्चा डिवीजन बाय जीरो हो रहा है। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी आए, आपका आंसर इमीडिएटली क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। फाइन, देन अप्रोचिंग जीरो अपॉन अप्रोचिंग जीरो, इस बात को समझना। लेट मी टेक 0.0000 लाइक दिस। बच्चा मैंने 99 टाइम्स जीरो लगा दिया है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 100 टाइम्स जीरो लगा दिया। जब मैं इन्हें डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। और दोनों ही मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबली स्मॉल है। जो हम ह्यूमन कैलकुलेशंस करते हैं ये तो हमारे लिए नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटीज ही होती हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे 1010 लगा देती हूँ, 100 आ जाएगा। अब ये भी दोनों नेग्लिजिबली स्मॉल ही है हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, राइट, बट यू कैन सी द वैल्यू इज वेरिंग। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये अप्रोचिंग जीरो बाय अप्रोचिंग जीरो से काम नहीं चलेगा, उसका वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हमें एग्जैक्टली ये क्या है उसकी जरूरत पड़ेगी कि वो कौन सा फंक्शन है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये कौन सा है। दोनों को सिंप्लीफाई करके फिर हम उसके वैल्यू को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं ये वैल्यू अभी के लिए determine नहीं हो सकता, we do not have sufficient information to determine it, but yes we can, right? So this is called an indeterminate form. Indeterminate and undefined दोनों में distinguish करें। undefined मतलब no way that value can ever exist। indeterminate का मतलब ये है अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, हमें आगे बढ़ के इसे चेक करना होगा। अभी के स्टेज में उस वैल्यू को हम डिटरमिन नहीं कर सकते। Is that fine? So this is indeterminate form। नेक्स्ट देखें, जीरो इंटू इन्फिनिटी। ध्यान से, ये जो इन्फिनिटी है ना, आपको कुछ नहीं, बस उसे आप जीरो प्लस की तरह ट्रीट कर लिया करो उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में, दैट्स इट, ठीक। तो बताएं, दिस इज जीरो बाई जीरो प्लस। एग्जैक्टली जीरो को आप बहुत बहुत छोटे से वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं तो जीरो ही तो आता है, राइट। दिस इज एग्जैक्टली इज जीरो। अप्रोचिंग जीरो इंटू इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस इज अप्रोचिंग जीरो अपॉन जीरो प्लस इज ऑल्सो अप्रोचिंग जीरो, राइट। दो अप्रोचिंग जीरो का जो रेशियो होता है दैट इज इनडिटर्मिनेट, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। बच्चा लिमिट में आगे अनडिफाइंड है तो हम स्ट्रेट अवे कह देंगे अनडिफाइंड है, और अगर वैल्यू हमें मिल पा रहे तो हम डायरेक्टली कह देंगे। मेन वर्क होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे कि डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म से वैल्यू को डिटर्मिन करने का तरीका क्या होगा। तो इस पूरे चैप्टर में वही हमारा मेन वर्क रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से है वो क्लैरिटी होना जरूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखें, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बच्चे जो इन्फिनिटी है दिस इज 1 बाई जीरो प्लस, ये भी 1 बाई जीरो प्लस। तो क्या ये जीरो प्लस अपॉन जीरो प्लस है, मतलब दो अप्रोचिंग जीरो का रेशियो है। वंस अगेन इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अभी हम लिस्ट स्टडी करेंगे सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे, पहले ये आप देख लें। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दो इनफाइनेटली लार्ज वैल्यूज को अगर आप ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी ही क्रिएट होता है। दो इनफाइनेटली लार्ज वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन्फिनिटी ही आएगा, राइट। दो इन्फिनिटी को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ भी आ सकता है। किस तरह से, आप देखो 10 पावर मैं ले लेती हूँ 10,000, ये तो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत 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 बड़ा सही नंबर है, और मैं ले लेती हूँ हियर 1000। दोनों में जो डिफरेंस आएगा कुछ तो आएगा, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ये कुछ और आएगा, और दोनों ही बहुत 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 बड़े नंबर है, राइट। तो दो इन्फिनिटी का जो डिफरेंस है दैट कैन बी एनीथिंग, इट इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, जीरो पावर इन्फिनिटी, एग्जैक्टली जीरो है। जीरो को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे ना, जीरो ही हमें मिलता है। अप्रोचिंग जीरो के पावर में इन्फिनिटी, ध्यान से समझना। अप्रोचिंग जीरो इसका मतलब बहुत छोटा सा कोई वैल्यू है जो जीरो के आसपास ही है। अब ऐसे समझ के देखें, इफ आई टेक 1/2, मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, आप चाहे थोड़ा और छोटा ले लो, 0.01 ही आप ले लो, ठीक है। जैसे जैसे आप इसका पावर को इंक्रीज करेंगे वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, और जब आप पावर को इन्फिनिटी पे पहुंचा देंगे ना तो ये वैल्यू बहुत 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 ही छोटा सा रह जाएगा, तो ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा, तो विल राइट दिस एज जीरो। फाइन। अब इन्फिनिटी पावर जीरो, इन्फिनिटी के पावर में कुछ भी लेते हैं तो हमारे दिमाग में सेट होता है वो इन्फिनिटी ही हमें देगा, राइट। और यहाँ पे किसी भी नंबर के पावर में जीरो जब हम लेते हैं तो हमें पता है कि वो 1 देता है। अब हियर देयर इज अ कंफ्यूजन कि इन्फिनिटी के साथ हैंडल करे या जीरो के साथ हैंडल करे, क्योंकि पावर को अगर देखें तो हम कहेंगे 1 है,
और अगर हम बेस को देखिए तो हम कहेंगे इन्फिनिटी है. सिंस देयर इज अ कंफ्यूजन, समथिंग दैट कैन नॉट बी मैथमेटिकली डिसाइडेड इज कॉल्ड मैथमेटिकली अनडिफाइंड. तो हम इसे कहेंगे नॉट डिफाइंड. फाइन. नेक्स्ट, इन्फिनिटी के पावर में अप्रोचिंग जीरो. इसे भी आप कुछ इस तरह से समझें. इन्फिनिटी, लेट मी टेक 10 पावर 1000. ठीक है बेटा. और अप्रोचिंग जीरो को मैं ले लेती हूँ 0.00000001. ठीक, ये वैल्यू कुछ तो आप फाइनाइट वैल्यू की तरह कैलकुलेट कर ही सकते हो. ठीक है. अब अगर मैं इसे चेंज कर देती हूँ और इसे भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ या इसे सेम रखती हूँ, क्या ये वैल्यू अब चेंज होगा? फाइनाइट वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन चेंजिंग तो होगा. तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली क्या आएगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा. अनलेस वी नो दिस फंक्शंस वी कैन नॉट एग्जैक्टली से व्हाट इट इज गोइंग टू बी. तो इसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म. फाइन. नेक्स्ट पे आ जाए. अप्रोचिंग जीरो के पावर में एग्जैक्टली जीरो, मतलब 0.00000001 के पावर में एग्जैक्टली जीरो. सो इट इज नॉन जीरो वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू उसकी पावर में जीरो है तो रिजल्ट इज 1. ठीक. अप्रोचिंग जीरो के पावर में अप्रोचिंग जीरो, जैसे मैंने ले लिया -0.00001. ठीक है. अभी अप्रोचिंग जीरो कोई वैल्यू है. लेट मी टेक 1 बाई सम इवन नंबर, वेरी वेरी लार्ज इवन नंबर. सो 1 बाई वेरी लार्ज मतलब दैट विल अप्रोच जीरो. और मैंने इवन लिया है मतलब इट इज काइंड ऑफ इवन रूट. तो आप ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है और मैं उसका इवन रूट निकालती हूँ, इवन रूट. ठीक है. तो ये वैल्यू तो रियल फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट. तो इसका कंक्लूजन जब तक हमारे सामने क्वेश्चन नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. ठीक है. सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म की हम लिस्ट अभी तैयार करेंगे. सिर्फ आप समझते जाएं कि किस कैलकुलेशन को हम अनडिफाइंड कहेंगे और कौन सा इनडिटरमिनेट होगा. ठीक. नाउ एग्जैक्टली जीरो के पावर में अप्रोचिंग जीरो, ये एग्जैक्टली जीरो है. तो जैसे जीरो के पावर में 0.00001 लोगे तो जीरो ही तो आएगा, राइट बेटा. देन एग्जैक्टली जीरो के पावर में एग्जैक्टली जीरो, बेस में जीरो है तो हम कहते हैं जीरो आएगा, यहाँ जीरो है तो हम कहते हैं 1 आएगा. देयर इज अ कंफ्यूजन. सो दिस इज नॉट डिफाइंड. फाइन. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, x पावर 2n, जिसमें x वेरिंग नहीं है, x एक अननोन कांस्टेंट है. ठीक है. जो वेरिंग चीज है वो n है. n इनफाइनेटली लार्ज है एंड n इज ए नेचुरल नंबर, माइंडेड. ठीक है. n इनफाइनेटली लार्ज कोई नेचुरल नंबर है. सो कैन वी से दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ठीक है. अब इस तरह का डिस्कशन हम कहाँ से बिगिन करेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट, जब भी पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना तो बेस ही सब कुछ होता है, बेस ही हमें वैल्यू देगा उसका. तो आपको बेस को स्टडी करना है. अगर बेस नोन है वेरी गुड, अगर वो अननोन कांस्टेंट है तो आप उसके लिए केसेस बनाते हुए उसे हैंडल करेंगे. किस तरह से, ये देखो, अगर x का वैल्यू +1 या -1 है तो बच्चा इवन पावर है तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली ये जो वैल्यू है x पावर 2n दैट वुड बिकम एग्जैक्टली 1. ठीक. अगर x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ है, -1 से 1 के बीच में है, इन दैट केस अगर आप इस टाइप का कोई भी नंबर ले लेते हो, जैसे मैंने 1/2 लिया. अब बच्चा आप n का वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, 2 देन 4 एंड देन सो ऑन. क्या हो रहा है, वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होता हुआ दिखेगा. और जब आप पावर को इन्फिनिटी पे पहुंचा देंगे ना तो ये वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा. यू शुड इमीडिएटली से x पावर 2n विल अप्रोच जीरो. लिमिट के केस में वैसे इट इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. एंड अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है या x का वैल्यू लेसर देन -1 है, देन इन दैट केस अंडर दिस सिचुएशन कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे मैंने 2 ले लिया, उसकी पावर को इंक्रीज करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा. And when power will become infinitely large, the outcome will tend towards infinity. So x power 2n will approach infinity. Clear? तो जब कभी भी power is approaching infinity, power पे जो एक्सपोनेंट है उस पे लिमिट अप्लाई किया गया है, that is approaching infinity, you should immediately proceed by considering the base into account कि base की possibilities क्या क्या हो सकते हैं, accordingly उसका आंसर आएगा. Clear? Next देखें, exactly 1 के पावर में infinity, एग्जैक्टली 1 है, बेस एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्टली 1 का कोई भी पावर आप लोगे ना 1 ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अप्रोचिंग 1 के पावर में इन्फिनिटी. ऐसे समझ के देखो, कोई वैल्यू है जो 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लेट मी टेक 1.00001, तो 1 से तो बड़ा हुआ ना. तो जब बेस 1 से बड़ा आता है
पावर इन्फिनिटी होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, द वैल्यू विल अप्रोच इन्फिनिटी। और अगर ये वाला वैल्यू 1 से थोड़ा सा स्मॉलर है, इन दैट केस वैल्यू विल अप्रोच 0, जब भी एक्सपोनेंट इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है। दैट मीन्स जब तक इन फंक्शन के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी हम कुछ यहाँ पे बता नहीं पाएंगे। सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर बेटा? नाउ लुक एट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की पहले हम लिस्ट तैयार कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। पूरे कैलकुलेशन में बच्चे सिर्फ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स दैट वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस। ये है वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। एक बार में लिस्ट ध्यान में रखें और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ जो हमने 0/0 लिखा है, लिमिट के केस में हम हैंडल कर रहे हैं इसे, तो ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, ये सब अप्रोचिंग 0 है। जहाँ कहीं भी हम 0 लिख रहे हैं ना, कंसिडर दैट टू बी अप्रोचिंग 0, ठीक है। नाउ 0 इंटू इन्फिनिटी, ये तीनों फॉर्म सेम है, आइडेंटिकल है। आप देखो किस तरह से, जब हम कहते हैं अप्रोचिंग 0 बाई अप्रोचिंग 0, जिसे हम 0/0 फॉर्म लिखते हैं लिमिट के केस में, क्या इन्फिनिटी को हम 1 बाई अप्रोचिंग 0 या 0 प्लस आप लिख लो, ये लिख सकते हैं ना, राइट। सो इज द सेम एज अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0। फाइन, तो ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल फॉर्म्स है, तो डीलिंग भी आप उस तरह से कर सकते हैं। 0 इंटू इन्फिनिटी, ये अप्रोचिंग 0 है, एंड ये 1/0 प्लस, जिसे हम अप्रोचिंग 0 ही लिख देते हैं, तो क्या ये भी सेम है? तो जब कभी भी ये वाला फॉर्म हमारे सामने आता है तो दोनों में से हम किसी एक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हुए प्रोसीड कर जाते हैं। ये तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम है, एक दूसरे में रिड्यूसिबल है। नेक्स्ट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, फोर्थ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नेक्स्ट 1 पावर इन्फिनिटी, हम 1 0 लिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, अप्रोचिंग 1 पावर इन्फिनिटी की बात हो रही है। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिसमें ये एग्जैक्टली 1 बन रहा था, लेकिन बच्चों ने उसे अप्रोचिंग 1 पावर इन्फिनिटी मतलब एज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म कंसिडर करते हुए प्रोसीड करिए, जबकि ये वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है दैट इज 1, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ध्यान देना, दिस इज डिटर्मिन्ड वैल्यू जब ये एग्जैक्टली 1 होता है। तो जब हम लिमिट के केस में 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म की बात करते हैं तो वी मीन अप्रोचिंग 1 के पावर में इन्फिनिटी। नेक्स्ट बेटा, इन्फिनिटी के पावर में 0, ये जो 0 है क्लियरली मेंशन कर लें, ठीक है। उसी तरह से 0 पावर 0 फॉर्म हम जरूर कहते हैं, लेकिन ये क्या है एग्जैक्टली, हम सारे केसेस इसके डिस्कस कर चुके हैं। एग्जैक्टली 0 के पावर में एग्जैक्टली 0, एग्जैक्टली 0, अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0, एग्जैक्टली 0, सब केसेस हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन इज, ये हमारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म से पूरे कैलकुलेशन में इनकी पहचान अच्छे से बना ले, तभी आपको क्लैरिटी रहेगी कि हाँ ये फॉर्म बना है, मतलब आगे मुझे और कुछ करना होगा, और क्या करना होगा वो सब हम कवर करने वाले हैं। फाइन बेटा, अब लुक एट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स की ज़रूरत हमें कब फील हुई? देखो, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि वी वांट ग्राफ ऑफ 1/x, ठीक है, और हमें ये क्लियर है कि x इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब x इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस ग्राफ में कोई पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम y इक्वल टू एफ ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं, है ना, तो y कोऑर्डिनेट इस फंक्शन का वैल्यू ही तो होता है। तो x इक्वल टू 0 के लिए y डिफाइंड नहीं होगा, तो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ग्राफ में। अब 0 पे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फाइन, बट 0 के नेबरिंग प्लेसेस पे तो एग्जिस्ट करेगा ना। एग्जैक्टली 0 पे ये अनडिफाइंड है, लेकिन 0 के नेबरिंग प्लेसेस पे तो डिफाइंड है ना। तो हमें उन जगह पे तो वैल्यू चाहिए, तभी तो हम ग्राफ को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो वहां से स्टडी हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब लिमिट के लिए दो चीजें आ जाती हैं, एक किसी जगह पे वो अनडिफाइंड है या डिफाइंड है, हम उसके दोनों तरफ की वैल्यू को स्टडी करना चाहते हैं, देन इन दैट केस राइट साइड नेबर को हम स्टडी करते हैं, लेफ्ट साइड नेबर को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पहले इसे आप समझें, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जिसे हम लिखते हैं आज लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, और यहाँ पे हम 0 पे से स्टडी कर रहे हैं, तो राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से, सो लेफ्ट हैंड के लिए 0 माइनस 0 के लेफ्ट नेबरिंग, तो नंबर लाइन पे अगर हमें लेफ्ट में आना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, राइट। और इधर के लिए 0 प्लस आएगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट, एंड वी इवन राइट इट एज f ऑफ 0 माइनस 1 इन द सेम थिंग। फाइन, अब ये कैलकुलेट कैसे करना है उस पे आएंगे, पहले समझें। अगर हम किसी a पे स्टडी कर रहे हैं तो हम कहेंगे f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यू मे इवन राइट इट एज f ऑफ a माइनस। फाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, डन। अब पहले हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें,
हमारे लिए फंक्शन है 1/x, तो 1/x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फाइन। अब ये जो x है इसकी जगह पे आप x इज अप्रोचिंग 0 माइनस, इसका मतलब x क्या है, 0 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इतना छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया। अब क्योंकि हम कह रहे हैं x इज एग्जैक्टली इक्वल टू, तो अब हमें उस वैल्यू को कंसीडर करना होगा, विल टेक इट टू बी h, ठीक है। एंड कीप इन माइंड h इज वेरी 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 स्मॉल, है पॉजिटिव क्वांटिटी। आप 0 से लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो अगर आप उस h को नेगेटिव कह देते हैं ना, तो 0 माइनस ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू दैट विल शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो h हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं या जो h हम राइट हैंड लिमिट में कंसीडर करेंगे, वो दोनों ही केसेस में h इज वेरी 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 स्मॉल, है पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हम पुट करेंगे जिसमें h इज नेग्लिजिबली स्मॉल, है पॉजिटिव नंबर। डन बेटा। अब आप बता दें नेग्लिजिबली स्मॉल है पॉजिटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल आता है वो प्लस इन्फिनिटी आता है, तो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मैं आपको स्टेप्स बताना चाह रही थी, सो आई रोट डाउन एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्टली कह सकते हैं 1/0 माइनस, रेसिप्रोकल ऑफ 0 माइनस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट को स्टडी करते हैं, राइट हैंड लिमिट we write it as RHL, तो किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस जब हम लिखते हैं, जिसे हम f ऑफ a प्लस भी लिख सकते हैं, वी मीन द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, फाइन। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आप बता दें लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ 0 प्लस इज इन्फिनिटी। लेकिन जो स्टेप्स हमारे होते हैं जब हमें कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, तो ये हमारे डिटेल स्टेप होते हैं, वेयर h इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए नेग्लिजिबली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी वुड अप्रोच इन्फिनिटी, फाइन। तो जब आपके पास दोनों नेबरिंग वैल्यूज आ जाती हैं, आपको ये देखना है क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है। और जब आप इक्वलिटी की बात करते हो तो इन्फिनिटी के लिए मैंने पहले ही बताया इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट, क्योंकि दो इन्फिनिटी दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, राइट, दोनों बहुत 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 बड़े नंबर है, दे कैन बी एनीथिंग, राइट। सो इक्वलिटी इज नॉट पॉसिबल टू कंपेयर इन्फिनिटीज और माइनस इन्फिनिटीज। नाउ अगर हमारे पास ये वैल्यू आते हैं और दोनों ही फाइनाइट है, तभी तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी ना। इन दैट केस वी विल से लिमिट एग्जिस्ट एल्स। अगर ये इक्वलिटी फेल हो रहा है या दोनों में से कोई भी इन्फिनिटी आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, यू शुड से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट फाइन? तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक तरफ माइनस इन्फिनिटी है, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी है। अगर कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एम आई क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लो। लेट्स टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3। सिर्फ वर्किंग स्टाइल में बता रही हूँ आपको, वैसे तो इन सब चीज़ों को हम ओरली आंसर कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी किस तरह से। ये देखिए, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम। सो दिस इज ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो x की जगह पे 3 माइनस h लिखा जाएगा, वेयर h इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ए पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके आगे तो इसमें सिंप्लीफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, और हमें ये भी क्लियर है कि ये जो भी वैल्यू आएगा ये डिफाइंड ही आएगा, कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो क्रिएट हो ही नहीं रहा है, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आपको इतना सा देखना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप h को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये पता है कि 3 में अगर आप कुछ छोटा सा ऐड करते तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 आ जाता है। 3 में से आप बहुत छोटा सा कुछ सब्ट्रैक्ट करते तो 2.99999 और उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 2 आ जाता है। ठीक है, तो दो ये h बहुत बहुत छोटा है, लेकिन उसका वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है, इसके रिजल्ट में क्रिएट करता है डिफरेंस। तो आप h को डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि भाई हम यहीं पे इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। नो, h नेग्लिजिबली स्मॉल है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के कैलकुलेशन में नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी भी रोल प्ले करता है। तो पूरे कैलकुलेशन को आपको एक साथ स्टडी करते हुए ही वैल्यू को कंक्लूड करना है। तो h बहुत छोटा सा है, तो 3 माइनस h मतलब 2.99999 काइंड ऑफ नंबर, एंड उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा 2। एंड उसी तरह से अगर आप राइट हैंड लिमिट की बात करें, देन इट इज लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, ग्रेटेस्ट वैल्यू
h is very small a positive quantity, मतलब 3.00001 काइंड ऑफ नंबर, एंड उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गया 3, दोनों ही फाइनाइट है लेकिन नॉट इक्वल है, सो आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अब लिमिट को पहले हम ग्राफिकली समझ लेते हैं ताकि ग्राफ के बेस पे भी अगर हम आंसर कर पाए देन व्हाई नॉट, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ्स तो हम याद ही रखते हैं पहले। सो लेट मी टेक फ्यू ग्राफ्स ताकि आप कंपेयर करते हुए सिचुएशन को स्टडी कर पाओ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, दिस इज ए वेयर आई वांट टू स्टडी द लिमिट। ठीक, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ दिस दिस एंड ए पे। नेक्स्ट ग्राफ में ले रही हूँ दिस एंड दिस। Fourth I am taking here, then this and this, and another I am taking this and this। ठीक है बच्चा, जब कभी भी हम किसी पॉइंट पे स्टडी करते हैं ग्राफ को तो तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट थिंग, एग्जैक्टली एट ए क्या ग्राफ में कोई पॉइंट है, मतलब क्या वो फंक्शन डिफाइंड है उस जगह पे या नॉट डिफाइंड है। लिमिटिंग केस में फंक्शन का वैल्यू मैटर ही नहीं करता, लिमिटिंग केस में एग्जैक्टली उस जगह पे पॉइंट है या नहीं है मैटर ही नहीं करता, क्योंकि लिमिट मतलब नेबरिंग प्लेसेस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, वहां पे एग्जैक्टली उस जगह पे वो है नहीं है, वी आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं तो हम तीनों चीजों को हैंडल करते हुए देखेंगे कि उस जगह पे पॉइंट है या नहीं है। तो बता दें ए पे पॉइंट है या नहीं है, बिल्कुल है, राइट। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए डिफाइंड है, फाइन। अब बता दें एफ ऑफ ए माइनस क्या वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के केस में स्ट्रेट अवे चला जाएगा। तो बच्चा ए माइनस पे मतलब ए के स्लाइटली लेफ्ट में जो भी फंक्शन का वैल्यू है वो एक फाइनाइट वैल्यू ही है, तो ये एग्जिस्ट करता है, एंड एफ ऑफ ए प्लस भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब ए को जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं दोनों तरफ से, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में सेम वैल्यू के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, तो इन दैट केस लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन दोनों वैल्यू में जंप है, दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पे लैंड कर रहे हैं, इन दैट केस देयर इज ए वेरिएशन, दिस टू वैल्यूज आर अनइक्वल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में हमारे लिए लिमिट कैलकुलेशन में इसका रोल बिल्कुल भी नहीं रहता। लिमिट कैलकुलेशन में एफ ऑफ ए इज नॉट एट ऑल इज इंपॉर्टेंट, वो है नहीं है, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमें बस इन दो वैल्यूज को देखना होता है, अगर ये दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फाइन, डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। ए पे ही डिस्कशन हो रहा है। अब बच्चा इस केस में आ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, तीनों ही डिफाइंड है एंड तीनों ही इक्वल भी है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से फंक्शन का वैल्यू तीनों को इंसाइड कर रहे हैं। इन दैट केस हम कहते हैं लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम हो जाते हैं, we say it is continuous, the function is continuous at x equal to a, continuity है उसमें, राइट। अगर लेट्स सपोज ए पे वो जो पॉइंट है वो कहीं और है या एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इन दैट केस जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो डेफिनेटली इस जगह पे हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने ग्राफ बनाया, फिर हमने पेन को लिफ्ट करके वो पॉइंट को ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे ये इसको ड्रॉ किया। तो जब कभी भी ग्राफ बनाने के प्रोसेस में आपको पेन या पेंसिल को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ पे आ गई। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी आने का एक ही रीजन है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन वैल्यू ऑल थ्री मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि हमें पता है पॉलिनोमियल्स उस हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हमें पता है लॉगरिदमिक फंक्शन विद इन द डोमेन कॉन्टिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो जितने भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उन पे अगर आपको लिमिट का केस पूछ लिया जाता है, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन पॉलिनोमियल है, एक्स टेंस टू वन पे इसका वैल्यू पूछा जाए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आएंगे ही और उनका वैल्यू एफ ऑफ ए के बराबर ही आएगा। तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट इज नथिंग बट द फंक्शन वैल्यू देयर। तो आपको बस इतना सा करना है, एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देना है और आंसर दे देना है। जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स है, एक्स टेंस टू पाई बाई 2 पूछा जाए,
कुछ भी नहीं, sin x कॉन्टिन्यूस होता है, cos x कॉन्टिन्यूस होता है, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन कॉन्टिन्यूस ही आता है, ठीक। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन है ना, तो x की ये पे π/2 एग्जैक्टली पुट कर दें, दिस कम्स आउट टू बी 0, sin 0 इज लाइक दिस, ठीक है। तो जब कभी भी आपको क्लैरिटी है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस पर लिमिट का डिस्कशन करना है, बस फंक्शन का वैल्यू लिखें और आंसर दे दें, फाइन। नेक्स्ट केस पे आ जाएं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ए पे डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फाइन। अब आ जाएं इस केस पे, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है, ये और ये सेम तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सो वी विल से लिमिट एग्जिस्ट करता है बट डिसकंटिन्यूटी है, फाइन। यहाँ पे आ जाएं, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों वैल्यू बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, देयर इज अ जंप इन द वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है तो कॉन्टिन्यूटी के तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीनों इक्वल होना जरूरी है, कोई भी एक इक्वलिटी अगर फेल हो जाती है तो डिसकंटिन्यूटी तो आ ही जाती है। तो इस पूरे का डिस्कशन अगर हम लिमिट के कॉन्टेक्स्ट में से कंक्लूड करें, ऑल व्हाट वी मीन इज लिमिट के केस में एफ ऑफ ए मैटर नहीं करता है, एफ ऑफ ए माइनस एंड एफ ऑफ ए प्लस की जरूरत होती है। लेकिन अगर हमें पता है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट का वैल्यू चाहिए, तो बस आपको एफ ऑफ ए फाइंड करके उसे आंसर दे देना है, फाइन। Second thing, if limit at x equal to a is not existing, straight away it will imply function is discontinuous at x equal to a, fine। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x equal to a एंड द लिमिटिंग वैल्यू। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो कॉन्टिन्यूटी आएगी, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, फाइन। नेक्स्ट थिंग, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x equal to a, दैट कन्फर्म्स दैट लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका हम डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं दे सकते, वो हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है, वहाँ से लिमिट का डिस्कशन होगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कई क्वेश्चंस हमारे सामने ऐसे आएंगे जिसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करके चेक करना होगा कि लिमिट फाइनली एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हमें क्लैरिटी रहती है कि हाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आएंगे दोनों सेम ही आएंगे, बस ये देखना है कि वो इन्फिनिटी पे जा रहे हैं या फाइनाइट वैल्यू को जा रहे हैं। अगर इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइनाइट को जा रहे हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और वही उसका वैल्यू होगा। तो उस तरह के सिचुएशन में बस हम या तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं या तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों मैच करेंगे, तो वहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, अपना टाइम हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो कब दोनों साइड के लिमिट लेना होगा और कब एक लिमिट से काम चल सकता है, उस बात को आप अच्छे से समझ लेना। जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है जो रीडिफाइन हो रहा है, इट इज गेटिंग रीडिफाइंड अबाउट x इक्वल टू a। अगर हमारा क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू a पे हैंडल हो रहा है एंड हमारे पास जो फंक्शन है वो a के अबाउट रीडिफाइन हो रहा है, जैसे कि क्वेश्चन सेज f ऑफ x इज 2x minus 1 when x is less than or equal to 1, x plus 2 when x is greater than 1, और आपसे कहा गया x टेंस टू 1 का डिस्कशन करो। तो हमें पता है 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में फंक्शन अलग अलग है, तो आपको दोनों तरफ का लिमिट कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक है। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं, पहले बताएं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा। उसके लिए 1 के लेफ्ट में ये एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंटेड है और हमें पता है पॉलिनोमियल के केस में 1 माइनस 1 1 प्लस सब इक्वली आते हैं। तो अगर हमें 1 माइनस का डिस्कशन करना है हम 1 पुट करते हुए आंसर दे देते हैं, क्योंकि एफ ऑफ ए विल बी सेम एज एफ ऑफ ए माइनस, ठीक। सो एफ ऑफ ए माइनस चाहिए, एक्स ये पे 1 पुट कर दें, इट इज 1। एंड राइट हैंड लिमिट क्या आएगा इन द सेम वे, ये एक पॉलिनोमियल है, 1 प्लस के लिए हम इसे डील कर रहे हैं, लेकिन 1 प्लस एंड 1 पे ये पॉलिनोमियल तो सेम ही आंसर देगा, तो आप इसमें 1 पुट कर दें। दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं, विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे हम 2 साइडेड लिमिट कंसीडर करेंगे। सेकेंड केस बेटा, जब कभी भी हमारे क्वेश्चन में ऐसे फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है जो हमें क्लियरली पता है कि वो डिसकंटिन्यूटी देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1/x² माइनस 4, x टेंस टू 2 है, ठीक। तो क्या ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देता है? किस तरह से? देखो, कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑलवेज,
पॉलिनोमियल्स आर कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, लेकिन दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का रेशियो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जब जब भी डिनोमिनेटर जीरो बने, और इसमें डिनोमिनेटर जीरो बनता है x इक्वल टू +-2 पे, तो +-2 पे तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। फाइन। तो अगर हमें किसी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन पे, जिस जगह पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है उस जगह पे लिमिट को स्टडी करना है, मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग टू साइडेड लिमिट। ठीक, तो यहाँ पे आप आंसर दे दें। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा बेटा? फॉर दैट 1 विल कंसिडर दिस टू बी 2 - h -4। ठीक, so this is 4 plus h square minus 4h। h is negligibly small, a positive quantity, h मैंने ले लिया कॉमन। अब आप यहाँ से आंसर करें h is approaching 0+। तो बच्चा ये बहुत 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 छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर है, h बहुत छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से -4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज सम नेगेटिव नंबर, और एक नेगेटिव नंबर में एक बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि ये जो वैल्यू है दैट विल बी समथिंग लाइक -3.99999, एंड उसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि बहुत 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 छोटा है, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल नंबर इट इज, जैसे 10 पावर -1000 आप ले लो, लाइक दैट। तो उसमें एक फाइनाइट नंबर जब मल्टीप्लाई होगा सो दैट विल बिकम नेग्लिजिबली स्मॉल अगेन, राइट, लेकिन नेगेटिव होगा। तो 1 नेग्लिजिबली स्मॉल ए नेगेटिव नंबर एंड दैट विल गिव अस -इन्फिनिटी। परफेक्ट। और आप यहां से भी कर सकते थे, 2 में से बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ, मतलब 1.99999, एंड उसको जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो 3.999 काइंड ऑफ नंबर इट विल बी। -4 अगर हम करेंगे तो डिनोमिनेटर में -0.00001, मतलब बहुत छोटा सा एक नेगेटिव नंबर होगा और उसका रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी। क्लियर। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यह जगह 2 + h का होल स्क्वायर -4, तो बस यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगा लेकिन पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा आज इन्फिनिटी। क्लियर। तो वैसे भी अगर कोई एक भी लिमिट +∞ या -∞ आ जाता है, आंसर इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। देन थर्ड पॉइंट टू कीप इन माइंड इज, अगर हमारे फंक्शन में कोई भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मॉड्यूलस है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का अगर प्रेजेंस है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन पे तो क्वेश्चन आते नहीं है बट यू कैन स्टिल राइट इट, जिसे हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब इनमें से अगर किसी का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये भी बात को क्लियर कर लें, जैसे ये है या ये है, बच्चे ये डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं एट एवरी इंटीजर, जब जब भी ये एक इंटीजर को अप्रोच करता है तो डिसकॉन्टिन्यूटी वहाँ पे आती है। अगर ये इंटीजर नहीं बन रहा है तो इन दैट केस डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आती, कॉन्टिन्यूअस ही रहता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है x इज अप्रोचिंग, अभी हमने 3 पे किया था ना, तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली लिख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया था? 3 - h, ग्रेटेस्ट ये वैल्यू इज 2, एंड राइट हैंड लिमिट आया था आज 3। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर यहाँ पे होता 3.5, अब क्या आंसर आता? क्योंकि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि अगर ये इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूटी आता है, तो आपको दोनों तरफ का लिमिट लेके चेक करना है। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हो। तो 3.5 पे ये देता है हमें 3 विल बी द आंसर। लेकिन अगर आप इस तरह से समझ के करना चाहें तो आपके पास है 3.5 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। बच्चा 3.5 दो इंटीजर 3 और 4 के एग्जैक्टली मिडिल में है, -h करोगे मतलब स्लाइटली ऑन द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 ही आएगा। 3.5 के स्लाइटली ऑन द राइट, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू भी तो 3 ही आएगा। ठीक, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ विल कम आउट टू बी 3 हियर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और हमें ये क्लियर है कि इसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है तो आप दोनों तरफ का लिमिट लेंगे, अदरवाइज आपको बस फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आंसर दे देना है। फाइन। और ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस कहीं होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दो तरफ के लिमिट से ही डील करते हैं। रीजन बिंग, जो मॉड होता है वो सिर्फ लिखने के लिए होता है, लेकिन जब तक हम उसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे उसको हम स्टडी आगे नहीं कर पाएंगे। चाहे वो इंटीग्रेशन में हम हैंडल कर रहे हैं, चाहे हम लिमिट के केस में, कॉन्टिन्यूटी, कहीं पे भी हम उसे डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई ही करना होता है। सिंप्लीफिकेशन मतलब 2 ब्रांचेस, तो फंक्शन रिडिफाइन ही तो हो जाता है। डू वी राइट मॉड एक्स टू बी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन दिस इज, एंड x इज लेस देन 0 दिस इज राइट। लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब ये 0 होता है उसके अबाउट ये रिडिफाइन होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए ये 0 नहीं बन रहा है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए मॉड x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 2, अब आप देखें 2 प्लस ले या 2 माइनस ले, ये तो 2 ही रहेगा, 2 को ही अप्रोच करेगा, और ये भी 2 को ही अप्रोच करेगा, कैंसिल होकर हमें क्या देगा? 1 ही देगा। लेकिन
अगर हमारा क्वेश्चन है मॉड एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे, अब हमें क्लियर है कि ये रीडिफाइन होता है अबाउट 0, तो अब जब तक हम इसे दो केसेस में ब्रेक नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। और वो काम भी अब आप दो तरह से कर सकते हैं, एक इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट अप्लाई कर लें, या आप लिमिट को ही हैंडल कर ले डायरेक्टली, आगे वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। दोनों तरह से आप देख लो। अगर मैं इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करती हूँ तो वी नो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, 0 पे तो ये नॉट डिफाइंड है, तो आप इंक्लूड ही मत करो इसे, क्योंकि ये एक्जैक्टली 0 अपॉन एक्जैक्टली 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड है, लिमिट की बात हो रही है। तो x अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स होगा, ये x होगा, कैंसिल होकर ये 1 देता है। एंड अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स है, ये x है, सिंप्लीफाई होकर हमें देता है -1। सो कैन वी से 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू एट 0 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट इज 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। दूसरा तरीका ये है कि आप स्ट्रेट अवे लिमिट ही अप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज मॉड एक्स बाई एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस h रख रहे हैं तो माइनस h डायरेक्टली रख दिया, एंड दिस इज -h। अब बच्चा -h का मॉड क्या आएगा, h ही तो आएगा, क्योंकि h पॉजिटिव है, -h नेगेटिव है, नेगेटिव साइन को रिमूव करोगे तो h ही तो रह जाएगा, तो h बाई -h दिस बिकम्स -1, ठीक। और अगर आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो इन दैट केस दिस विल बिकम h अपॉन h, एंड मॉड ऑफ h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, सो दिस गेट्स सिंप्लीफाइड टू 1। तो बच्चा दोनों लिमिट में वेरिएशन है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। तो जब कोई फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं कि आपको ब्लाइंडली दो तरफ का लिमिट लेके हुए ही आगे बढ़ जाना है। हाँ, अगर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो दोनों तरफ का ले लो, लेकिन ये चीज़ तो आप इजीली चेक कर सकते हो ना कि जिस जगह पे लिमिट का डिस्कशन हो रहा है उस जगह पे एक्चुअली फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है, तो दो तरफ का लिमिट लो, अदरवाइज वन लिमिट इज सफिशिएंट, ठीक है। तो उसी तरह से अगर डिसकंटिन्यूटी है और उस जगह पे है जहाँ पे फंक्शन में लिमिट अप्लाई किया जा रहा है, तभी दो तरफ का लिमिट लो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? अब इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा आफ्टर वी फिनिश स्टैंडर्ड लिमिट्स, ठीक है। अब देखें स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हमारे पास मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट कोई क्वेश्चन आता है लिमिट पे और उसमें हम एक्सपेंशन का यूज लेते हैं तो हमारा काम बहुत सिंपल रह जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंशंस है, ये जो भी फंक्शंस है ना, उन्हें हम अलजेब्राइकली प्रेजेंट करना सीखते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंशंस मैंने आपको नहीं दिए हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ही दिए हैं, इन्हें आप आज इट इज याद रखेंगे। और अगर कभी कोई टर्म में कन्फ्यूजन हो ना तो आप ये सीरीज बस याद रख लें, जिसे हम मैक्लॉरियन सीरीज कहते हैं, वो टेलर सीरीज से बना है। एंड कुछ होते हैं जो कन्वर्जिंग होते हैं, कुछ होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग के केस में ही हम एक्सपेंशन के फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। तो उस केस में आप अगर एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन चाहते हैं तो आपको एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आप इसे इन्फिनिटी तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख के भी बता देती हूँ, जैसे ई पावर एक्स, आपको ये तो आज इट इज याद ही रखना है, लेकिन बना कैसे आप देखो। ये हमारे लिए फंक्शन है बच्चा, तो एफ ऑफ 0 एक्स की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, एफ डैश 0 ई पावर एक्स को आप कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर एक्स ही रहता है, तो एफ डैश एक्स इज ई पावर एक्स, तो एफ डैश 0 इज 1, सो दिस इज एक्स बाई 1 फैक्टोरियल। उस तरह से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, फाइन। तो ई पावर एक्स का एक्सपेंशन आज इट इज, दिस इज एक्स पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, वेयर आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू इन्फिनिटी, क्लियर। अगर हमें ई पावर माइनस एक्स का चाहिए तो इन दैट केस x की जगह पे आप माइनस एक्स पुट कर दें, दैट्स इट। मतलब ये जो टर्म्स है ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ आएंगे अब, ठीक है। और अगर हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इसी तरह के टर्म है लेकिन इवन पावर्स को डील करता हुआ है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो आपको कहना है कि इसमें ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, मतलब जो ऑड पावर वाले वो नेगेटिव साइन के साथ है, इवन वाले प्लस के साथ है, यहाँ सभी प्लस में। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, राइट। सो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, सो बाई 2। उसी तरह से अगर हमें सिर्फ ऑड पावर्स चाहिए, एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, तो एक एक्सपांशन को आप समझें और वहाँ से उस टाइप के टर्म्स को अगर इवन पावर वाले हैं ऑड पावर वाले हैं तो हैंडल कैसे करना है, सिंपल वे आउट, ठीक है। और अगर ई पावर एक्स नहीं हो के ई पावर 2x है तो x की जगह पे आप 2x पुट कर दें, ई पावर kx है x की जगह पे आप kx पुट कर दें, ठीक है। और
अगर आपको e को लिखना पड़े इन एक्सपांडेड फॉर्म तो e पावर x के एक्सपांशन में x की आप 1 रख दो, सो दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट। वैसे भी हमें पता है e इज अप्रॉक्सीमेटली 2.718, लेकिन कई बार अगर आपको एक्सपांशन की जरूरत पड़े तब स्ट्रेट अवे इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर ये ऑल्टरनेट साइंस के साथ हो तो e पावर -1 मतलब 1/e का एक्सपांशन होगा वो, फाइन। अब एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक सीरीज करके चैप्टर हुआ करता था, मतलब हमारा सिलेबस ही हुआ करता था और उस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का स्कोप था, लेकिन अब वो हमारे सिलेबस में आज इट इज़ तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ फिर भी आ जाते हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे ही आते हैं। तो एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज इट इज़ याद रखना है और यहाँ से ये फ्रेम हो जाता है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स की जगह पे के एक्स पुट करते हैं, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आपसे पूछा जाए 2 पावर x का एक्सपांशन बता दो, वो भी आप यहीं से ही जनरेट कर सकते हैं। कैन आई राइट दिस टू बी e पावर हियर, राइट। किसी भी वैल्यू को अगर मुझे लिखना है, जैसे f है, कैन आई राइट दैट टू बी, अब लॉग में लिख रहे हो तो अंडरस्टूड है, f हैज टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंशियल आउटकम है ये हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस टू बी e पावर, इस x को मैंने बाहर लिया इनटू ln2, तो ये कोई k है, सो e पावर kx काइंड ऑफ एक्सपांशन की तो बात हो रही है, राइट। सो a पावर x का एक्सपांशन आप डायरेक्टली कह सकते हैं, ये 2 पावर x था तो यहाँ 2 है, अगर हम a पावर x की बात करेंगे तो ये a हो जाएगा, राइट। तो k हो जाएगा आज ln a, सो e पावर kx का एक्सपांशन 1 प्लस x ln a बाई 1 फैक्टोरियल x ln a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड लाइक दिस, फाइन बेटा। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ये जो एक्सपांशन है लॉग वाले, ये हर x के लिए वैलिड नहीं है। 1 प्लस एक्स है तो बस ये ध्यान दे देना, ये जो कोई भी वैल्यू है ना बेटा यहाँ पे, ये 0 से 2 तक में ही होना चाहिए, तभी ये एक्सपांशन एग्जिस्ट करता है। चाहे कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 0 से 2 तक में ही होना चाहिए, दैट्स इट। तो अगर 1 प्लस एक्स 0 से 2 में, 0 नॉट इंक्लूडेड क्योंकि लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस इंटरवल के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप x फाइंड करते हैं बच्चा, तो आप क्या कहेंगे, 1 प्लस एक्स इज बिलोंगिंग टू 0 to 2, 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x विल बी -1 to 1, ये है उसका लिमिटेशन, ठीक है। अकॉर्डिंगली जब हम इसकी बात करेंगे तो ये एक्सपांशन वैलिड है ओनली फॉर दिस x, ठीक है। तो इस तरह के x के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आप लॉगरिदमिक एक्सपांशन से डील कर सकते हैं। अब देखें, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, x माइनस ऑल्टरनेट साइन से, फैक्टोरियल नहीं है डिनोमिनेटर में, ठीक है। x माइनस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ऑल्टरनेट साइंस। यहाँ अगर x क्यूब पे माइनस एक्स आता है, यहाँ पे भी x क्यूब पे माइनस एक्स, तो ये सभी माइनस में आ जाते हैं, क्लियर। तो क्या यहाँ से आप बता सकते हैं log 2 इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज क्या आएगा, log 1 प्लस 1 log 2, दैट इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस, तो log 2 के वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है, तो वो इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ऑल्टरनेट साइंस, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, साइन कॉस एंड टैन का एक्सपांशन। साइन इस तरह से याद रख लें, ये एक ऑड फंक्शन होता है ना, टैन भी एक ऑड फंक्शन होता है, तो सिर्फ ऑड पावर्स ऑफ एक्स इन्वॉल्व आप देख सकते हैं, और ये एक इवन फंक्शन होता है ना, तो सिर्फ इवन पावर्स ऑफ एक्स आर प्रेजेंट। याद रखने का तरीका बता रही हूँ बस, ठीक है। साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, एक्स का जो भी पावर है ऑड है और उसका फैक्टोरियल एंड ऑल्टरनेट साइंस, ठीक है। कॉस के केस में एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, एक्स का इवन पावर आएगा एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइंस। टैन में ऑल्टरनेट साइन नहीं आता है, सारे प्लस में ही आते हैं, और ये टर्म्स जो है इसकी जो कोएफिशिएंट्स है वो पैटर्न में नहीं होते, इसलिए हमें 3 से ज़्यादा टर्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम स्टडिंग, मैंने मैक्लॉरियन सीरीज आपको बताया, वहाँ से आप फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। ये फर्स्ट 3 टर्म्स आप याद रख लें, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स पावर 5 एंड सो ऑन, क्लियर। एंड लास्ट एक्सपांशन दैट आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर, और ये आपका काफी टाइम बचा देगा अगर हमारे क्वेश्चन में इसका इन्वॉल्वमेंट है, 1 प्लस एक्स होल पावर 1/x इज e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 एक्स स्क्वायर बाई 24। इसके कोएफिशिएंट्स पैटर्न में नहीं आते, तो 3 से ज़्यादा टर्म की हमें कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं, दिस इज इनफ, ठीक है बेटा। विल सी हाउ वी यूज दिस एक्सपांशंस। आगे बढ़ते हैं, पहले लुक एट बेटा, हमें इसका वैल्यू चाहिए, डिनोमिनेटर में है फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल है, हमें न्यूमरेटर में r नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि जो e पावर x होता है उसका एक्सपांशन में 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आता है, राइट। और हमारे पास इस क्वेश्चन में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके पावर में r हो, क्योंकि अगर आप जनरल पैटर्न देखें ना
तो ये है r का फैक्टोरियल x पावर r, जैसे 2 पावर r, 3 पावर r, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो क्लियर हो जाता है यहाँ पे x का वैल्यू 1 ही लिया गया है, तो ये सभी 1 बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कशन होगा वो e पावर 1 के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। और उसके लिए न्यूमरेटर में हमें कांस्टेंट ही चाहिए, तो आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे r का प्रेजेंस है तो आप इसे सेपरेट कर दें। फाइन, अब r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। नाउ लुक एट जो 1 बाई r फैक्टोरियल है, दैट मीन्स r एज 0 1, r एज 1, 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ तो हमने याद ही रख लिया ना, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमें क्या देता है बच्चे? e देता है, राइट। सो कैन वी से दिस वैल्यू इज e एज इट इज। फाइन, अब इस पे आ जाए, यहाँ r है वो हमें नहीं चाहिए, उसे हमें रिमूव करना होगा। उसके लिए r का वैल्यू 0 से बिगिन हो रहा है, जब r 0 होगा तो ये टर्म ही 0 है, ठीक है। तो जब 0 है टर्म तो उसका होना ना होना 1 बराबर है, तो आप नेक्स्ट वैल्यू से उसे बिगिन करें, ठीक। और उस r को आप यहाँ से कर दे कैंसिल, ये रह जाएगा इस तरह से, ठीक। हमने उसे रिमूव क्यों किया? क्योंकि 0 का कैंसिलेशन हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमें उस टर्म को ही वहाँ से रिमूव कर देना है क्योंकि उसका वैल्यू ही 0 है, ठीक। अब लिमिट रिडिफाइन हो गया। नाउ आवर क्वेश्चन इज 1 by r minus 1 factorial, r is varying from 1 going up to infinity, करेक्ट। और हमने ये ऑलरेडी देख लिया है कि जो e है दैट इज 1 by r factorial, r is varying from 0 to infinity, मतलब डिनोमिनेटर में जिसका फैक्टोरियल है वो नंबर 0 से इन्फिनिटी तक में होना चाहिए, वो e में कन्वर्ट हो जाएगा वो रिजल्ट। यहाँ पे r का वैल्यू 1 से बिगिन हो रहा है, मतलब ये वैल्यू 0 से बिगिन हो रहा है, राइट। सो इट इज 1 by 0 factorial plus 1 by 1 factorial so on, तो वो e ही तो है। सो दिस कम्स आउट टू बी 2e, सो 2e plus e, आंसर इज 3e। Is that clear? Next question आप देखें, r square plus r plus 1 upon r factorial, exactly उसी तरह से सोचें। We have r factorial, तो r को हम कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर में हमें r का प्रेजेंस नहीं चाहिए, तो पूरी तरह से इसे कर दो सेपरेट, ओके। एंड दिस इज 1 by r factorial। थर्ड वाले हिस्से में न्यूमरेटर में r का प्रेजेंस नहीं है, तो उसका आंसर तो हम लिख सकते हैं, तो इसको हम कंक्लूड ही कर लेते हैं पहले। ये जो वैल्यू है ये 1 से बिगिन हो रहा है, इसका मतलब ये 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन है। और हमें पता है जब इसमें 1 ऐड होता है तो ये e देता है, तो अगर ये 1 फैक्टोरियल से बिगिन हुआ है ना डिनोमिनेटर, तो उसका आंसर e माइनस 1 आएगा, एकदम केयरफुली, ठीक है। और यहाँ r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, तो आप r का कैंसिलेशन करेंगे और r नॉन जीरो है तो कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। अब जब r का वैल्यू 1 से बिगिन होगा तो ये 0 से बिगिन होगा, तो डिनोमिनेटर में जिसका फैक्टोरियल है जब वो 0 से बिगिन हो रहा होता है तो ये पूरे का पूरा e ही तो हमें देगा। फाइन, अब यहाँ आए, r का वैल्यू है 1 से इन्फिनिटी, एक r हम कर देंगे कैंसिल, तब हमारे पास रह जाता है r बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे r का प्रेजेंस है तो हम डायरेक्टली तो डील नहीं कर पाएंगे, उस r का कैंसिलेशन होना बहुत जरूरी है, और वो r कैंसिल कहाँ से होगा? r माइनस 1 से ही होगा। तो यहाँ पे हम r माइनस 1 का प्रेजेंस क्रिएट करेंगे ताकि हम उसे कैंसिल कर पाएं। बच्चे अब आप इसे सेपरेट कर दो, एंड दिस इज 1 बाई, परफेक्ट, सेपरेट कर दिया। r की जो वैल्यूज है वो 1 से इन्फिनिटी में है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 1 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो ये हो गया e। यहाँ पे आ जाते हैं, r का वैल्यू 1 से बिगिन हो रहा है तो r माइनस 1 0 होगा, तो स्टार्टिंग वैल्यू के लिए जब हम r का वैल्यू 1 लेंगे तो ये टर्म ही 0 है, 0 बाई 0 फैक्टोरियल इज 0, ठीक है। तो उसका होना ना होना सीरीज के केस में कोई फर्क तो क्रिएट करेगा नहीं, तो अब हम इसे रिमूव भी कर देते हैं अपने सीरीज से और 2 से बिगिन कर लेते हैं, तो r माइनस 1 का हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, राइट। अब देखें जब r का वैल्यू 2 से बिगिन होगा तो ये 0 से बिगिन होगा, तो ये पूरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? e में, परफेक्ट। तो ये आ गया 2e प्लस e माइनस 1, सो ओवरऑल इट इज 4e माइनस 1, क्लियर। नेक्स्ट देखें, यहाँ कहीं फैक्टोरियल नहीं है, तो आप इमीडिएटली क्या करेंगे? इन्हें सेपरेट करेंगे, तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2। आप चेक कर लें क्या ये दोनों कंबाइन होके एग्जैक्टली यही दे रहे हैं हमें। और वैसे भी हमने टेलीस्कोपिक सीरीज का डिस्कशन किया था, तो ये टेलीस्कोपिक पैटर्न का तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो हमने सेपरेशन का तरीका लर्न किया था ना, एग्जैक्टली वही सेपरेशन का तरीका आप यूज करेंगे, ठीक। सो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 इज हाफ, इट इज एग्जैक्टली द सेम। उसी तरह से जब आप इस टर्म की बात करेंगे, सो दैट इज 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4, आप एलसीएम लेके जब कंबाइन करेंगे तो यही क्रिएट होगा, ठीक। एंड इन द सेम वे द रिमेनिंग टर्म्स, अब अगर आप इसे देखें, दिस इज 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। और अभी अभी हमने देखा था जो log
1 प्लस एक्स टू द बेस ई होता है, उसका एक्सपांशन है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस प्लस, तो log 2 का वैल्यू मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था वो ये है, राइट बेटा। तो ये जैसे आप याद रखते हैं तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाता है इसका वैल्यू ln2 है। फाइन, नेक्स्ट देखें, सेपरेट ही करेंगे, दो चीज़ें साथ में हमें नहीं चाहिए, तो सेपरेशन का तरीका एग्जैक्टली द सेम, ये दोनों कंबाइन होकर यही हमें देते हैं। नेक्स्ट हम आप देखें, माइनस ऑफ 1/2 माइनस 1/3 इन ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर मैं ब्रैकेट खोल देती हूँ तो ये प्लस हो गया। अब यहाँ 1/3 माइनस 1/4, ये पैटर्न कंटिन्यू करेगा ना बच्चा। नाउ लुक एट 1/1 तो एक बार है, एंड माइनस 1/2 दो बार है, प्लस 1/3 दो बार है, माइनस 1/4 दो बार होगा। तो क्या अब हम इसे लिख सकते हैं आज 2 टाइम्स ऑफ, इनफैक्ट मैं प्लस में ही लिख देती हूँ, माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, राइट। और इस तरह का पैटर्न हमें log 2 में दिखता है, राइट। ln2 इज व्हाट, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए, इस 1 को मुझे इधर शिफ्ट करना है, दैट्स इट, राइट। सो कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ दिस एज ln2 माइनस 1। अब आंसर आ जाता है 1 प्लस 2 ln2 माइनस 2, दैट इज 2 ln2 माइनस 1। इसे लिखने का देखो तरीका भी, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं होगा। सो कैन वी राइट 2 log 2, यहाँ पे बेस ई है तो इस 1 को भी हम बेस ई में लिख देते हैं, और इस 2 को हम अंदर शिफ्ट कर देंगे तो 2 स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ 4 एंड दिस, एंड बच्चा log m माइनस log n इज log m बाई n, क्लियर। तो इस तरह से जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, वैल्यू हमें चाहिए होगा, देन हैंडल इन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल एंड व्हेन कैन वी यूज इट, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में हम LH रूल भी कहते हैं, एंड LH रूल आप सिर्फ और सिर्फ 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, जब हमारा क्वेश्चन इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है या डायरेक्टली है, इन सच केसेस आप LH रूल का यूज ले सकते हैं। और LH रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो चीज़ों का रेशियो है एंड लिमिट x टेंस टू a पे, ये दोनों या तो 0 को अप्रोच कर रहे हैं या दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, देन यू कैन राइट f का डेरिवेटिव f डैश, g का डेरिवेटिव g डैश। इसे हम डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, न्यूमरेटर की जगह पे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, दैट्स इट, ठीक है। एंड नाउ यू अप्लाई द सेम लिमिट। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म फिर भी परसिस्ट करता है, इन दोनों में से कोई, तो यू कैन री अप्लाई LH रूल अगेन एंड अगेन टिल यू रिमूव द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो मैं अप्लाई करके बताती हूँ, यहाँ देखना, लेट्स टेक sin x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक। x is approaching 0, x square will approach 0, sin of 0 that will be approaching 0, this is approaching 0, so 0/0 indeterminate फॉर्म में हम LH रूल से इसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें डायरेक्टली LH रूल अप्लाई करती हूँ तो ये आ जाता है आज दस, एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, नीचे आ जाता है आज 2x, फाइन। तो ये आ गया cos of x स्क्वायर। नाउ अप्लाई द सेम लिमिट, x टेंस टू 0, हमें क्या मिल रहा है, cos of 0 एंड दैट इज 1, सिंपल। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देती कि x जहाँ कहीं भी दिख रहा है वो x स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, इस x स्क्वायर को t कंसिडर कर लेती हूँ, और x इज अप्रोचिंग 0, इसका मतलब x स्क्वायर इज अप्रोचिंग 0, सो t इज अप्रोचिंग 0। ये काम तो हम ओरली कर सकते हैं। अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos t, और ये है 1, t इज अप्रोचिंग 0, सो डायरेक्टली आज 1। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट अदरवाइज बहुत सारा टाइम हम अपना बचा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ देखिए आप, लेट्स टेक, मेरे पास क्वेश्चन है आज x स्क्वायर प्लस 1 e पावर x माइनस 1 अपॉन साइन x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3, x इज अप्रोचिंग 0। तो जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे, अगर हमें x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो क्या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो x इज अप्रोचिंग 0, ये जो वैल्यू है ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहे हैं, ये वैल्यू -3 को अप्रोच कर रहे हैं, और ये वैल्यू आज ए होल, क्योंकि ये 1 को अप्रोच करेगा, सो दिस इज 0। अब बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो पूरे पे LH रूल अप्लाई करते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, इसको करते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस दे ओनली कॉम्प्लिकेट देयर वर्क। ऑल व्हाट यू शुड डू इज
कौन सा फैक्टर है जो जीरो देने में रिस्पॉन्सिबल है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, वो ये दोनों हैं। और बाकी तो हमें वैल्यू ही दे रहे हैं, तो हम तो स्ट्रेट अवे ये वैल्यू लिख देंगे। अब ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए हम LH रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन। अब जब हम सेम लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंस टू 0, तो ये 1, आंसर आ गया -1/3। इज दैट क्लियर? सो LH रूल अप्लाई करेंगे आप 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरेटर के पास बहुत सारे फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर के पास बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन उसमें कोई एक ही है जो जीरो बना रहा है, डिनोमिनेटर में भी कोई एक ही है जो जीरो बना रहा है, लेकिन आप LH रूल पूरे के लिए कर रहे हैं। दैट इज नॉट स्मार्टनेस, ठीक है? तो आपको इसे प्रॉपरली हैंडल करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल रूल है ये, बहुत अच्छे से हम इसका यूज ले सकते हैं। फाइन, काम में तो हम इसको बहुत लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले ये है बच्चे कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स। जब कभी भी हमारा क्वेश्चन इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है तो आप डायरेक्टली उनका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट, sin x/x, x टेंस टू 0 की बात हो रही है, 0 पे ही ये 0/0 फॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है? बाकी किसी और वैल्यू के लिए नहीं। जैसे sin x/x, बच्चों को एक आदत हो जाती है कि sin x/x देखते ही वो इस वैल्यू को देखते ही नहीं है और इसे 1 कह देते हैं। गलत। अगर 0/0 फॉर्म है तभी तो वो वैल्यू 1 देगा, तभी तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, और उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यू को याद रख रहे हैं और प्रूफ आप इजीली कर सकते हैं 0/0 फॉर्म के लिए LH रूल। इसका डेरिवेटिव cos x, इसका 1, x टेंस टू 0 पे वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये अगर π/2 है तो x के पे आप π/2 पुट करेंगे ना, sin π/2, और ये है π/2, आंसर इज 2/π, 1 नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है तभी आगे बढ़ेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो या तो अनडिफाइंड होगा या आपको वैल्यू ही मिल रहा होगा, ठीक है? नाउ साइन इनवर्स ऑफ x/x, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म है, आंसर इज 1। आप LH रूल से इसे इमीडिएटली बता सकते हैं। tan x/x, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म है, 1। tan इनवर्स ऑफ x/x, x टेंस टू 0, इट इज 1। ये चारों आज इट इज याद रखेंगे, लेकिन हो सकता है आप आज इट इज उसे यूज में ना लें, ठीक है? अगर कोई चीज 1 है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमें 1 ही देगा। तो अगर x/sin x, x टेंस टू 0 है तब भी आप 1 ही लिखेंगे, ठीक है? सेकेंड थिंग, अब अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, sin 2x अपॉन 3x, x टेंस टू 0 है, तो x के पे 0 पुट किया, sin 0, 0, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज ले सकते हैं और आप LH रूल का भी यूज ले सकते हैं। LH रूल से भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज से जो क्रिएट होगा हम उसे याद रखेंगे ताकि हमें कोई भी रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़े, हम डायरेक्टली इसे आंसर करें। लुक एट साइन ऑफ एनीथिंग दैट इज अप्रोचिंग 0, तो हमें पता है ये रिजल्ट क्या कहता है, साइन ऑफ समथिंग अपॉन द सेम थिंग। ये दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो भी है हमेशा x के फॉर्म में नहीं आएगा। हो सकता है ये x² -4 है, ये x² -4 है, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए वो ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसके लिए 0 को अप्रोच करे। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है, साइन x² -4 अपॉन x² -4, x इज अप्रोचिंग 2, तो मैंने देखा जब x 2 को अप्रोच करेगा तो x² 4 को अप्रोच करेगा, मतलब ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है। तो साइन t बाई t and that t is approaching 0, I can write this to be 1. So sin of something, the same thing, and that thing is approaching 0, this value can be written as 1. तो हमेशा x या t ऐसे हमें नहीं दिखने वाला है, तो कोई एक्सप्रेशन भी है तो आप उसको हैंडल इस फॉर्म से करेंगे। क्लियर है? नाउ आंसर दिस, sin 2x, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 2x चाहिए, ठीक? तो मैंने 2x से डिवाइड किया तो 2x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और ये जैसा था वैसे ही रहने देते हैं। अब जब x 0 को अप्रोच करेगा तो मुझे पता है sin t बाई t, t टेंस टू 0, दिस इज 1, ये हो गया कैंसिल, आई एम लेफ्ट विथ फाइन। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है sin x, tan x, sin इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, x e पावर x -1 और log ऑफ 1 + x, आप देख सकते हैं x टेंस टू 0 पे ये सभी के सभी 0 बन रहे हैं, साइन 0 0, tan 0 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 0, ये सब 0 है x टेंस टू 0 पे, ठीक है? तो अगर हमारे क्वेश्चन में इनमें से कोई भी फंक्शन का प्रेजेंस न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है और x की जगह पे mx आ जाता है, मतलब x के साथ कोई कोएफिशिएंट भी अटैच हो जाता है, तो उस केस में आपका आंसर आएगा न्यूमरेटर में इनमें से जो भी फंक्शन है उसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, डिनोमिनेटर में इनमें से जो भी फंक्शन है उसमें कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट, रेशियो ऑफ दोस टू कोएफिशिएंट्स विल बी आवर आंसर। तो अगर क्वेश्चन है sin mx by nx,
x टेंस टू 0 पे ही बात हो रही है, ठीक है, तो आपने कहना है m/n। तो अगर यहाँ साइन mx अपॉन टैन इनवर्स ऑफ nx है x टेंस टू 0 पे, तब भी आपने कहना है m/n, ठीक है। अगर क्वेश्चन e पावर 5x माइनस 1 अपॉन साइन 10x है, x टेंस टू 0 की बात हो रही है, अब भी आपने कहना है x का कोएफिशिएंट का रेशियो दैट इज हाफ। सिंपल, समझ आ गया ना। यहाँ पे एक और भी आप देख लो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ 5x है, टैन इनवर्स ऑफ 20x है, x टेंस टू 0 पे क्या कहेंगे 5/20 दैट इज 1/4। क्लियर। तो इसे अप्लाई करके एक क्वेश्चन आप आंसर कर दो, साइन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स टेंस टू 1। ध्यान से देखो, इमीडिएटली चेक करो, एक्स की जब हम 1 पुट करते हैं तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो साइन ऑफ समथिंग है, तो उस फॉर्म से बाहर आने के लिए हमें ये तो क्लियर है साइन t/t की जरूरत है, सिंस t इज अप्रोचिंग 0। x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन t/t, t टेंस टू 0, x इज अप्रोचिंग 1, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हमें 1 दे देगा। अब मैंने इसे डिवाइड किया है क्वेश्चन को, तो डेफिनेटली मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई। फाइन। अब x टेंस टू 1 पे ये बन जाता है 1, ये 0/0 फॉर्म हमें दे रहा है, तो आप LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, या तो पॉलिनोमियल है तो आप इजीली इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब फैक्टराइजेशन के हमें ये होता है कि जो जीरो गिविंग फैक्टर है, क्योंकि इंडिटर्मिनेट फॉर्म से वाले को डिटर्मिन करने के लिए वो जो जीरो गिविंग फैक्टर है उसे हमें रिमूव करना होगा, या जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म देने वाला एक्सप्रेशन है उसे हमें किसी तरह से वहां से रिमूव करना होगा। तो ये हो गया कैंसिल, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद x + 2 जो कि एक पॉलिनोमियल है, सो x टेंस टू 1 पे ये हमें दे देगा 3 × 1, आंसर इज 3। तो कभी अगर हमारा क्वेश्चन एज इट इज इन फॉर्म्स में नहीं है ना, तो आप इस तरह का डीलिंग कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, e पावर x माइनस 1/x, x टेंस टू 0, 0/0 फॉर्म ही है, LH रूल अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट अवे ये आ जाना है। ये भी 0/0 फॉर्म है, आप LH रूल अप्लाई करेंगे, ln x log a टू द बेस e, ठीक है, log नेचुरल, log 1 + x/x, 0/0 फॉर्म ही है, x टेंस टू 0 पे, ये वैल्यू LH रूल से आप इमीडिएटली 1 कंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे फर्स्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड ट्रेजर्स, जो कि सभी के सभी 0/0 फॉर्म पे ही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जितने भी हम स्टैंडर्ड लिमिट्स याद रखने वाले हैं वो एक को छोड़ के सभी के सभी 0/0 फॉर्म के ही हैं, ठीक। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट सेकेंड कैटेगरी, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, x इज अप्रोचिंग ए, फिर से 0/0 फॉर्म ही है, LH रूल अप्लाई करते ही आपको मिल जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसी में अगर a का वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं तो x इज अप्रोचिंग 1, a पावर n मतलब 1 पावर n 1 ही है, इसका आंसर आ जाता है n, ये 1 है ना, तो दिस बिकम्स 1 n। तो स्ट्रेट अवे इनका यूज लेना है, जैसे कि अगर आपके पास है x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2, x इज अप्रोचिंग 2, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, आप LH रूल तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका डायरेक्ट यूज लेना चाहें तो हमें दिख रहा है x पावर 5, 2 पावर 5, x माइनस 2, x is approaching 2, so it is n a power n minus 1। क्लियर। एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज आप इसका देखना है। लेट्स टेक क्वेश्चन इज दिस माइनस 2 अपॉन x, x इज अप्रोचिंग 0, ठीक है बच्चा, 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन है, आप LH रूल से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से इसे डील करना चाहें, क्योंकि पावर में है ना, तो पावर यहाँ पे n का वैल्यू है हाफ, तो अगर हम इस तरह से इसे सोचने की कोशिश करें तो आप देखें x पावर n, तो यहाँ पे x मतलब वेरिएबल, ठीक है, तो वेरिंग क्वांटिटी, तो यहाँ पे x + 4 वेरिंग क्वांटिटी है। ओरली आंसर कर सकते हैं अगर आप इन तरह के ट्रिक्स को समझें। तो a पावर n, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा है जिसका सेम पावर में हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो 2 है, 2 को मैं लिख सकती हूँ 4 पावर, करेक्ट है, एंड डिनोमिनेटर में हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस x माइनस a, ठीक है, तो क्या हमारे पास x माइनस a है, दिस माइनस दिस दैट इज x, परफेक्ट है, मतलब क्वेश्चन में ये पैटर्न तो फुलफिल हो रहा है। अब देखते हैं x अप्रोचिंग a है क्या, मतलब x + 4 4 को अप्रोच कर रहा है क्या, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 4 है, ये 4 है, मतलब यस दिस इज अप्रोचिंग दिस, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस पैटर्न का है। अब हमारा आंसर क्या आएगा, n a पावर n माइनस 1, समझ गए, सिंप्लीफाई करके आंसर दे दें। अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, 2x + 1 माइनस x + 1
अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। फिर से 0/0 फॉर्म का एक क्वेश्चन है, LHL आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस रिजल्ट का अगर हम यूज लेना चाहें तो समथिंग पावर 1/3 माइनस समथिंग एल्स पावर 1/3 परफेक्ट है, एंड डिनोमिनेटर में दिस माइनस दिस होना चाहिए जो कि है परफेक्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x + 1 माइनस x + 1। अब सिर्फ ये देखना है क्या ये अप्रोचिंग ये है, तो अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 है, ये 1 है, तो यस दिस इज अप्रोचिंग दिस, परफेक्ट है। तो अब हम इस रूल का यूज ले सकते हैं, दैट रूल सेज द आंसर शुड बी 1/3 a पावर, दोनों में से आप किसी को भी a की तरह ट्रीट कर लें, पावर में है n-1, सो 1/3 -1 -2/3। अब क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो आप x की पे 0 पुट कर दें, सिंपल, ठीक। नेक्स्ट आप देखो, ये रिजल्ट सिर्फ यही है पूरे लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स में जो 0/0 फॉर्म का नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर एज इट इज। वैसे हमने इसका एक्सपांशन तो याद रखा ही है, एक्सपांशन में अगर आप x की जगह 0 पुट कर देते तो ये e में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 + x होल पावर 1/x x टेंस टू 0 दैट विल गिव अस e। और अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करती हूँ, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ x टू बी 1/t, तो उस केस में आप देखें x + 1/t, ठीक। तो 1 + 1/t होल पावर 1/1/t, so that will become t. So what I get is 1 + 1/t होल पावर t लिमिट। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अगर x 0 प्लस है तो ये t टेंस टू इन्फिनिटी होगा, और अगर 0 माइनस है तो t टेंस टू -इन्फिनिटी। तो दोनों ही केस में, क्योंकि इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही e दे रहे हैं, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, तो ये वैल्यू हमें e ही देगा, चाहे हम +∞ की बात करें या -∞ की बात करें। और जो नेम ऑफ वेरिएबल है वो डमी है, तो ये t में लिखें, x में लिखें, किसी भी वेरिएबल में लिखें, इट विल रिमेन e। इज दैट क्लियर? और ये प्रूफ कैसे होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया, इस फंक्शन पे अगर हमें कोई भी वर्क करना है ना, आप एक्सपांशन पे चले जाएं, 1 - x/2 + 11 x² / 24 एंड सो ऑन, है ना। तो x टेंस टू 0 पे ये 0 ये सब 0 बन जाएंगे, ये लेफ्ट विथ, ठीक है बेटा। अब आप कुछ प्रॉपर्टीज देख लें लिमिट की हैंडलिंग में। यहाँ पे कुछ जगह पे ना गलती का चांस रह जाता है, तो ध्यान देना। अगर कोई कांस्टेंट है, आप लिमिट के डीलिंग से उसे इस तरह से बाहर ला सकते हैं। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में है, तो आप इंडिविजुअल लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इंडिविजुअली बोथ ऑफ देम आर डिफाइंड। अगर दोनों में से कोई भी अनडिफाइंड है, तो आपको इसे एज इट इज सिंप्लीफाई करते हुए ही लिमिट अप्लाई करना होगा, ठीक है। सेपरेशन से काम नहीं चलेगा। अगर डिवीजन की बात हो रही है, आप इंडिविजुअली लिमिट निकालते हुए डिवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये जो आ रहा है ये नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये 0 आ रहा है, इन दैट केस आप सेपरेट करते हुए लिमिट इवैल्यूएट नहीं कर सकते, आपको इसे इंटैक्ट सिंप्लीफाई करते हुए लिमिट से डील करना होगा, ठीक है। नाउ अगर आपके पास कंपोजिट फंक्शन पे है, ध्यान देना, बहुत बार ना बच्चे f को चेक ही नहीं करते हैं और लिमिट अंदर वाले फंक्शन के लिए अप्लाई कर देते हैं, और बहुत बार वो क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन फ्रेम करते हैं फिर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है हम दोनों ही सिचुएशन में अपना टाइम सेव कर पाएं अगर हमें ये प्रॉपर्टी का आइडिया हो कि जो पेरेंट फंक्शन है अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको ये जो लिमिट x टेंस टू a है पूरा कंपोजिट फाइंड करके लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बस आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, इनफ रहेगा अगर कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है x² - 4 x टेंस टू 2, ठीक, साइन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो बस आप ये लिमिट इवैल्यूएट कर लो, और ये तो हमें डायरेक्टली पता है, वैसे एलएच रूल से भी कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म है, n a पावर n-1, सो n a पावर n-1, दिस कम्स आउट टू 4, आंसर इज साइन 4, ठीक है। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, वो भी आप देख लो। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है sin x/x लिमिट x टेंस टू 0, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसे देख लो एक बार आप। sin x/x x टेंस टू 0, जो पेरेंट फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और वो डिसकंटिन्यूअस होता है हर इंटीजर पे, एंड हमें ये पता है x टेंस टू 0 पे ये 1 आता है, इसका मतलब दैट वैल्यू इज अप्रोचिंग एन इंटीजर, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। तो अब आपको दोनों तरफ का ही लिमिट लेना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अंदर वाले फंक्शन में लिमिट अप्लाई की और काम चल जाएगा, चलेगा नहीं ना, क्योंकि जो पेरेंट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, वो काम आप तभी कर पाते हैं जब पेरेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। अब करने का तरीका क्या रहेगा, उसके लिए ये जो वैल्यू है ये 1 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 के आसपास है। अब अगर ये वैल्यू 1.00001 है तो ग्रेटेस्ट में वैल्यू 1 बनेगा। अगर ये 0.9999999 है, बहुत क्लोज टू 1 है,
वो इतना स्मॉल गैप है कि हम उसे इग्नोर करते हुए 1 कह रहे हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं है। तो अगर 1 से थोड़ा स्मॉलर वैल्यू है देन इन दैट केस इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 कहलाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो भी वैल्यू है ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, लेकिन 1 प्लस है या 1 माइनस काइंड है, ठीक है। क्या दोनों तरफ के लिमिट सेम आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्या दोनों ही 1 प्लस या दोनों ही 1 माइनस आएंगे, या कोई एक 1 प्लस आएगा दूसरा 1 माइनस आएगा, एक 1 से बड़ा आएगा दूसरा 1 से स्मॉलर आएगा, अकॉर्डिंगली तो आप डील करोगे ना। तो उसके लिए आप देखो, अगर मैं 0 प्लस h लेती हूँ तो ये आता है sin h बाई h, h टेंस टू 0 प्लस। और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ बच्चे तो साइन 0 माइनस h, सो माइनस h अपॉन माइनस h, राइट। एंड साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये है माइनस h। तो बच्चे दोनों जगह से माइनस कैंसिल होके हमें क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रहा है जो राइट हैंड लिमिट के लिए जनरेट हो रहा था। तो क्लियर है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। बस इसे अब हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगा। मतलब साइन h बाई h, h टेंस टू 0 प्लस पे उसका वैल्यू 1 प्लस काइंड का है, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा है, 1 से थोड़ा छोटा है। तो उसके लिए बच्चे आप ग्राफिकली स्टडी करें, मिक्सचर ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ट सिचुएशन है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये होती है ना, और हमने पढ़ा है जो साइन x का ग्राफ होता है वो पॉजिटिव साइड में x के बिलो होता है, राइट। तो 0 प्लस की अगर हम बात करेंगे कैन वी से साइन x इज स्मॉलर देन x towards the positive side, ठीक। so sin x by x is smaller than 1, it is minutely smaller, इतना छोटा सा गैप है कि हम उसे डिस्कार्ड करते हैं, 1 की तरफ से ट्रीट करते हैं, लेकिन है तो स्मॉलर। एंड ग्रेटेस्ट इंजर के केस में वो मैटर करेगा, वो डिफरेंस मैटर करेगा, राइट। सो दिस वैल्यू इज लिटिल स्मॉलर देन 1, तो लिटिल स्मॉलर देन 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंजर वैल्यू बन जाएगा आज 0, ठीक है। तो इस चीज़ को बच्चे याद रख लें, sin x by x लिमिट x टेंस टू 0 इज 0। उसी तरह से tan x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज 1। इसे भी आप देख लो, अगर हम 0 प्लस h लेते हैं या 0 माइनस h लेते हैं, दोनों केस में ये सेम बन जाता है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं 0 प्लस साइड में देखूं तो ये है y इज इक्वल टू x लाइन, और ये है tan x। tan x अबव होता है x के, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो बच्चा tan x बाई x जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, चाहे बहुत ही क्लोज बाई होता है 1 के, लेकिन है तो लार्जर, ठीक। तो ये जो कोई भी वैल्यू है ये 1 प्लस काइंड का है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसका आ जाता है h1। और इस बात को आप ऐसे याद ही रख लें कि 0 के नेबरिंग प्लेसेस पे ना ये 1 माइनस काइंड का होता है और ये 1 प्लस काइंड का होता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो फिर हम सोचेंगे नहीं, डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर साइन इनवर्स ऑफ x बाई x है, लिमिट x टेंस टू 0 है, ये भी 1 को अप्रोच कर रहा है, और हमें ये क्लियर है कि y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट साइन x नीचे है तो उसका इनवर्स फंक्शन अबव होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन x, सो साइन इनवर्स ऑफ x बाई x विल बी लार्जर देन 1। तो ये 1 प्लस काइंड का वैल्यू होता है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 आएगा। और उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ x बाई x ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है x टेंस टू 0 है, तो उस केस में tan इनवर्स ऑफ x नीचे आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ x इज स्मॉलर देन x, तो ये वैल्यू आएगा 1 माइनस काइंड का, तो ग्रेटेस्ट में वैल्यू है 0। बच्चा ये आप 4 चीज़ें तो आज इट इज़ याद रख लें, और नेक्स्ट क्लास में हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को यूज करते हुए बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे ऑन लिमिट्स, क्योंकि दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इन सब फॉर्म्स के कंप्लीट डीलिंग की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो उन्हीं फॉर्म्स के ऊपर ही बेस्ट हमें मिलेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन द नेक्स्ट क्लास। अब बस आप एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लो बिफोर वी क्लोज इट हियर। अगर हमारे पास एक फंक्शन स्मॉलर है कंपेयर टू द अदर, 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी फंक्शंस है, ठीक है, देन इन दैट केस लिमिट x टेंस टू a के नेबरिंग प्लेसेस पे भी जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा कंपेयर टू g ऑफ x टेंस टू a, क्योंकि ये पूरे का पूरा ग्राफ h ऑफ x अगर अबव है g ऑफ x के एंड दैट इज अबव f ऑफ x, तो डेफिनेटली किसी सर्टेन a के नेबरिंग प्लेसेस पे भी तो सेम चीज होल्ड करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बेटा। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सी हाउ वी हैंडल डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एंड उसके साथ साथ हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस की हैंडलिंग को भी कवर करेंगे, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर।